गुप्ता जी उसके बारे में विस्तार से आपको ब्रीफिंग करेंगी। धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो मैम, किस बारे में, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, आज उनका जन्मदिवस है। मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे हमारा भारत का जन जन हो, आप सभी के चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उनके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और वो इसी तरीके से माँ भारती की सेवा करते रहें, ऐसी मैं प्रभु से कामना करती हूँ। और आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका प्रमुख विषय है कि मोदी 3 तीसरी बार भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और उस कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। तो उस विषय में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो सबसे पहले तो मैं यही चर्चा करना चाहूँगी कि मोदी जी ने हमेशा एक चीज़ पे फोकस किया जब से वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री जी भी थे, कि जब तक यातायात सुगम नहीं होगा, लोगों की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो हम चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका जो पहला लक्ष्य ये था कि गाँव को शहर से जोड़ना, बहुत अच्छी हमारी सड़कें बने, उसी तरीके से नए एयरपोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स में जो हमारी हवाई यात्रा है वो सस्ती करना, ताकि एक चप्पल पहनने वाला कार्यकर्ता, चप्पल पहनने वाला ग्रामीण भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके। ट्रेन्स जो हैं उनको ज़्यादा स्पीड की, चाहे वो बुलेट ट्रेन्स हैं चाहे हमारी आज वंदे भारत ट्रेन्स हैं, उन ट्रेन्स की ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी हो और लोग ट्रेन से जाना पसंद करें, उसके हर आयाम पर फोकस करना और नई से नई बंदरगाह बनाना। क्योंकि यही हमारे 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच सकते हैं, और हम जहां जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं उतना जल्दी हमारा व्यापार बढ़ता है। और साथ ही साथ गुड्स की ट्रांसपोर्ट, अगर हमारी एयरलाइंस अच्छी हैं, अगर हमारी बंदरगाह अच्छी है, हमारी अगर ट्रेन्स अच्छी हैं, अगर हमारी सड़कें अच्छी हैं, तो हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट जो है वो सुगम होता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भारत पूरे के पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी जो है हम उसको तीसरी अर्थव्यवस्था तक लेकर आएंगे। और जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में आपको उसको ऊंची पायदान पर छलांग लगानी है इकोनॉमी के माध्यम से, अगर जीडीपी हमने बढ़ानी है, तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, लोग खुद भी जल्दी आ जा सकें और जो वो माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो भी जल्दी आ जा सके। तो सबसे पहला उन्होंने यही फोकस किया। और इसीलिए और कितनी बड़ी बड़ी जो है वो सुरंगें, जैसे हम लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली जो है सुरंग, उसका भी आधारशिला रख दी गई है। वाराणसी में किस तरीके से आप देखो, कितना वो क्षेत्र ऐसा था जहां पर रोजगार के साधन नहीं थे, आज वहां पर भी बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट आ रहा है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में हमारा टूरिज्म कैसे बढ़े, इसके ऊपर भी लगातार मोदी जी हैं जो हैं वो फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे किसानों की। आज से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसान के नाम पर वोट तो जरूर लिया, लेकिन किसान की चिंता नहीं करी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने किसानों की हक की लड़ाई प्रधानमंत्री रहते हुए भी लगातार लड़ी और उन्होंने वो करके दिखाया। जब तक 2014 से पहले हम कितनी बार सुनते थे कि किसानों ने भूख से आत्महत्या कर ली, जब अटल जी की सरकार थी उस समय हमने किसान क्रेडिट कार्ड देने की सबसे पहले चिंता करी। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने किसानों के खाते में जो है लगातार 6,000 रुपए सालाना पहुंचाने की चिंता करी, ताकि कम से कम कोई किसान, पहली बात कोई भूख से ना मरे, और दूसरी बात अगर किसान को कोई छोटी मोटी किसी चीज की जरूरत है तो उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 17वीं जो है हमने किसान सम्मान निधि की राशि जो है इस बार अपने किसान भाइयों के खाते में भेजी है। और फिर हर एक ऐसा फैसला जिससे भारत के किसानों को लाभ हो उसकी चिंता उन्होंने करी। अभी जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाने की चिंता प्रधानमंत्री जी ने करी। और नीम कोटेड यूरिया, वो तो चलो पिछले कार्यकाल में हुआ, लेकिन आज जो 3,000 रुपए का यूरिया का कट्टा आज अगर हम बाजार से खरीदते हैं विदेश से, उस कट्टे को 300 रुपए से भी कम अपने किसानों तक पहुंचाने की चिंता अगर कोई कर रहा है तो वो हमारा प्रधानमंत्री मोदी कर रहा है। वो जो 2700 रुपए से ज्यादा का जो भार है पर कट्टा, वो कौन बेयर करता है? वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहन करती है, ताकि किसान भाइयों पर किसी भी तरीके का बोझ जो है वो ना पड़े। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात अगर हम करें कि हर जगह पर हमने ये चिंता करी कि कैसी आपकी मिट्टी है, इस मिट्टी में हम कौन सी फसल बोएं ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो आउटपुट उस फसल का मिले। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन कैसे करें ताकि मोर क्रॉप पर ड्रॉप के एक बूंद पानी से हम कितने ज्यादा फसल के दाने उगा सकते हैं, इसकी चिंता करने वाला भी कोई प्रधानमंत्री आया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी आए। फिर पिछले दिनों हमने देखा होगा कि बासमती पर जो न्यूनतम प्राइस था एक्सपोर्ट करने का उसको भी कम करा गया। प्याज के ऊपर भी न्यूनतम जो प्राइस था एक्सपोर्ट करने का वो कम किया गया। फिर हमारे किसान जो है वो मूंगफली भी उगाएं, वो सोयाबीन भी उगाएं। जो कच्चा तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अगर हम कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे किसान जो है उनकी उपज कम इस्तेमाल होगी भारत में, तो उस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया ताकि हमारे किसानों का उत्पाद जो है वो काम आए। और ये फोकस करके हमारे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बाहर से जो कच्चा तेल था उसके ऊपर इंपोर्ट की जो ड्यूटी है उसके ऊपर जो टैक्सेशन जो है वो हमने बढ़ाने की चिंता करी। तो इसी तरीके से, और अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो पूरे भारत में पहला प्रदेश हरियाणा बना है जो आज 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। जो दूसरे प्रदेश बात तो करते हैं किसानों की, चाहे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, ये बात तो करते हैं, झूठे खोखले वायदे तो करते हैं प्रो किसान होने की, लेकिन आपने देके दिखाई क्या किसी प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी? हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने और उन्होंने कहा किसान अपने खेत में जो भी बोएगा एक एक दाना हम किसान की फसल का खरीदेंगे। तो चिंता कर रहा है अगर किसान की, अन्नदाता की, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का मुख्यमंत्री है, किसान के साथ खड़ा है, किसान की चिंता कर रहा है, तो वो हमारा प्रधानमंत्री कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है। बाकी पार्टी के जो लोग हैं जो सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधा मिले, उनके खाते में कोई पैसे जाएं, इसकी कोई भी चिंता वो लोग नहीं करते। अगर हम किसानों की बात करें, इसके बाद अगर हम अपने कर्मचारियों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें, तो भारत एक ऐसा देश बना जहां पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई कि जिन कर्मचारियों को 25 साल से ज्यादा जिनकी नौकरी हो गई है उनको उनकी जो न्यूनतम वेतन जो है उसका 50% जो है वो पेंशन के रूप में मिले। आज अगर हम अपने सैनिक भाइयों की बात करें, क्योंकि वैसे भी हमारा तो हरियाणा किसानों का, सैनिकों का, खिलाड़ियों का प्रदेश है, लेकिन पूरे के पूरे भारत में अगर हम सैनिकों की बात करें तो 1 OROP, 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम, कांग्रेस इस स्कीम के बारे में बहुत साल तक चर्चा तो करती रही, लेकिन जब बजट की बात आई तो बजट कितना दिया? 500 करोड़ रुपए केवल। तो 500 करोड़ रुपए में मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, OROP हो सकता था क्या? लेकिन मोदी जी ने OROP का बजट बढ़ाया और उसकी चिंता करी। आज हमारे सभी सैनिक भाइयों को OROP देने की किसी ने चिंता करी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और पहले क्या था, गुमनाम सैनिकों का ये होता था कि जी वहां पर गए, सैनिक शहीद हो गया, किसी ने चिंता नहीं की। अटल जी की सरकार आई, उन्होंने चिंता करी कि सैनिक का पार्थिव शरीर जो है
झंडे के साथ और पूरे सम्मान के साथ जो है आज सेना के बहादुर उसके गांव तक, उसके घर तक सैनिक का पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचाने की चिंता करते हैं, ताकि परिवार को उस शरीर के दर्शन हो जाएं और उनकी अंत्येष्टि बहुत राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है वो हम कर सके। तो ये भी सैनिकों की चिंता अगर किसी ने करी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और उसके बाद अगर हम बात करें घर बनाने की, तो मोदी जी कहते हैं कि हर घर, जो भी गरीब भारत में है, हर एक व्यक्ति के घर पर एक छत देने का संकल्प जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 3 करोड़ घरों को, 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में और 2 करोड़ घर जो है वो ग्रामीण अंचल में देने की चिंता जो है मोदी जी ने करी है। 3 करोड़ घरों को स्वीकृति देने की चिंता जो है वो मोदी जी ने करी। और उसके बाद अगर हम आयुष्मान की बात करें तो 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट में फैसला हुआ है कि 70 साल से ऊपर के जितने भी हमारे भारत में रहने वाले हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों और चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, उन सभी 70 वर्ष से ऊपर वाले भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से 5 लाख रुपए तक का 1 साल में इलाज जो है वो मुफ्त दिया जाएगा। और ये आज के बदलते परिवेश पे जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, माँ बाप को आजकल के बच्चे जो हैं जो अपने काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, कहीं पूछ नहीं पाते, उन सब बूढ़े माँ बाप की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर, उनका साथ खड़े होकर उन सब पूरे के पूरे भारत के 70+ लोगों को ये मुफ्त इलाज देने की चिंता जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी है। और हरियाणा इसमें एक कदम और भी आगे, हरियाणा ने आयुष्मान को तो लागू किया ही किया कि 1,80,000 रुपए से कम के जितनी आमदनी वाले लोग हैं उनको आयुष्मान मिलेगा, लेकिन हरियाणा ने इससे आगे भी एक स्टेप बढ़ाया कि चिरायु योजना के माध्यम से जिनकी आमदनी 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है, वो अगर केवल 1,500 रुपए देंगे सालाना, तो एक परिवार केवल सालाना 1,500 रुपए देगा तो उसको आयुष्मान योजना के जो है सारे के सारे लाभ जो है वो मिल सकते हैं। फिर साथ ही साथ अगर हम चिंता करें कि गरीब परिवारों में मुफ्त बिजली, हर घर सोलर पैनल, इसकी भी चिंता मोदी जी ने करी। उसका 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार भरती है और 40% नायब जी की सरकार ने ओटे वो पैसे। तो इस तरीके से हर घर में जब सोलर पैनल फ्री में लग जाएगा तो ये बात आप भी मानते हो कि उनका बिजली का बिल जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी। और सशक्त नारी, आप सब समझते हो हरियाणा की धरती पर हम रहते हैं कि अगर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो उनके फैसलों में उनकी सहमति ली जाती है। सशक्त नारी, स्वावलंबी नारी, एक आत्मसम्मान के साथ जीने वाली नारी, उसकी चिंता भी प्रधानमंत्री जी ने करी। और 3 करोड़ बहनों को पूरे भारत में लखपति दीदी बनाने का संकल्प जो है प्रधानमंत्री जी ने लिया। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं और 5,000 करोड़ रुपया जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो समूह है उनको किस तरीके से लोन दिया जाए, कैसे उनको रोजगार मिले और कैसे वो बहनें स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हों और वो लखपति दीदी बने। उसी तरीके से अगर हम तकनीक के क्षेत्र में बात करें तो ड्रोन दीदी बनाने की चिंता जो है प्रधानमंत्री जी ने करी कि बहनों को ड्रोन दीदी, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में कम से कम दवाई में ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो उगा सकते हैं, उसमें वेस्टेज जो है वो बहुत कम होती है अगर हम ड्रोन के माध्यम से दवाई छिड़कते हैं खेतों में। तो ये सारी की सारी चिंताएं कि हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, महिलाएं अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो, यातायात कैसे सुगम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो आज विदेशी कंपनियों का निवेश भारत में कैसे आए। आज तक हम देखते थे कि जो भी मोबाइल होता था हम सारा का सारा मोबाइल जो है वो इंपोर्ट करने का काम करते थे, लेकिन आज आप सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि कितनी बड़ी संख्या में आज मोबाइल हमारे भारत में बन रहा है। उसी तरह अगर हम MSME की बात करें, कौशल रोजगार योजना की बात करें, तो उन सब विषयों पर कि कैसे हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े हों,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, वो खुद रोजगार देने वाले बने, ना कि किसी से रोजगार लेने वाले बने। ऐसे युवाओं को लगातार एमएसएमई के माध्यम से, लोन देने के माध्यम से मोदी जी उनको सशक्त बनाने की चिंता लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो पहले अंग्रेज चले गए, लेकिन जो सिस्टम वो बनाकर गए थे कांग्रेस के इतने सालों के राज में भी, वो सिस्टम हम चेंज नहीं कर पाए। उस सिस्टम में आप सबके सामने है कि मान लो किसी ने व्यक्ति ने बीए कर लिया, बीकॉम कर ली, तो हम बाबू हमने पैदा किए, लेकिन उनके हाथ में कोई हुनर नहीं था, तो हम कितने लोग बाबू पैदा कर सकते हैं। हमें आज जरूरत थी कि हम ऐसे युवा हमारे सामने आए जिनके हाथ में कोई हुनर हो, चाहे मैं कहती हूँ वो कारपेंट्री का डिप्लोमा करे, चाहे वो बिजली इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करे, चाहे कोई प्लम्बर का डिप्लोमा करे। मकसद ये है कि हर हाथ में, हर युवा के हाथ में काम हो। तो शिक्षा प्रणाली को बदलकर, और कैसे शिक्षा प्रणाली युवाओं को रोजगार देने में हेल्प करे, तो कौशल रोजगार योजना के माध्यम से उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी, ताकि, और साथ ही साथ टैक्स का बोझ जो हमारी मध्यम वर्ग है उसके ऊपर कम कैसे हो, उसकी भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और अगर हम और भी ज़्यादा विस्तार से चर्चा करें तो हर योजना में कितना पैसा किस योजना में आया, वो भी सारा का सारा डाटा मेरे पास है, लेकिन इतने विस्तार से जाने में मोटे मोटे जो विषय थे कि किस तरीके से, किस सोच के साथ योजनाएं मोदी जी पिछले 100 दिनों में मोदी 3 लेकर आए हैं, कि एक जल्दी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जिसमें हमारी जीडीपी बढ़े, देश में खुशहाली आए, देश का युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, युवा को रोजगार मिले, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, किसान हमारा समृद्ध हो, किसान की आमदनी डबल हो। दूसरी, भारत में पूरे के पूरे विदेशों से निवेश भारत में आए, भारत में नई नई फैक्ट्रियां लगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और साथ ही साथ एक और लास्ट बात जिसके बारे में मैं चर्चा करनी भूल गई, कि भारत एक ऐसा देश बना जिसकी विदेश नीति आज अगर आप पूरे के पूरे विश्व के सारे देश उठाकर देख लो तो इतनी बढ़िया विदेश नीति आज आपको किसी भी देश की नहीं मिलेगी। कि आज अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रूस भी हमारा दोस्त है, यूक्रेन भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हम एक शांति प्रिय देश हैं और जहां भी जाते हैं मोदी जी शांति का दूत बनकर जाते हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती देखिए कि युद्ध विराम भी लगा और हजारों हमारे बच्चे उस युद्ध विराम में से निकलकर अपने देश लौटे और हमारा झंडा लेकर कुछ पाकिस्तानी भी उस युद्ध विराम में से निकल गए। तो ये देखिए, ये है भारत की बदलती हुई, जो भारत की बदलती हुई विदेश नीति, जो मोदी जी ने बदली है विदेश नीति। भारत का पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि बहुत जल्द हम जो है तीसरी विश्व की इकोनॉमी बनेंगे, और उस तीसरी विश्व की इकोनॉमी बनने में लगातार उनके प्रयास जो हैं वो जारी हैं। और साथ ही साथ एक नया संकल्प कि 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, तब हम विकासशील देश की श्रेणी में से निकलकर एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये है हमारा बदलता हुआ भारत, जिसमें बहुत सारी तस्वीर बदल गई है और बहुत सारी तस्वीर को बदलने के लिए मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। और चाहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार है, लगातार हम गरीब के साथ, युवा के साथ, किसान के साथ, महिला के साथ खड़े हुए हैं। और एक एक हरियाणवी और एक एक भारतीय कैसे खुश हो, कैसे समृद्ध हो, कैसे स्वस्थ हो, उसकी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। मैम, आपने कहा कि सड़कें जो हैं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, ग्रामीण सड़कें जो शहर को जोड़ती हैं कहीं भी अच्छे ढंग की नहीं है,
क्या कारण मानते हैं 10 साल में भाजपा जो है ग्रामीण सड़कों का सुधार नहीं कर पाई? चाहे खरखोदा की बात करें, गोहाना की बात करें या गनो विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तीनों ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में इस बात से परेशान है कि उनकी ग्रामीण सड़कें नहीं बन पाई। आपकी सरकार क्या काम कर रही है? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितनी तीव्र गति से सड़कों का निर्माण जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी अंचल हो, चाहे 152D हो, चाहे आज आप KMP देख रहे हो, चाहे आप आज जब यहाँ से हमारी कुंडली से जो सुरंग है वो शुरू हो जाएगी, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे आप देखते हो, जितने बड़े बड़े हाईवे देखते हो, और साथ ही साथ जब अटल जी ने ग्राम सड़क योजना जो है वो शुरू करी थी, तो आज भारत के लगभग सभी गांव जो हैं वो जिलों से या मेन केंद्रों से अच्छी सड़कों के साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगातार पूरे हरियाणा में मेरा भी प्रवास रहता है और आना जाना इतना सुगम हो गया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी समस्या है भी तो वो भी हम 6 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को हमारा चुनाव हो जाएगा, 8 अक्टूबर को जब हम सरकार बनाएंगे, उसकी भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लगातार चुनाव घोषित होने से 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि जहां भी कहीं सड़क में अगर हल्का सा गड्ढा भी है तो वो आप फोटो खींच के भेजो, हम उसको भी ठीक करवाने का काम करेंगे। और जहाँ कोई कमी है भी, बारिश में आप सबको पता है कि बारिश आती है और कहीं ना कहीं सड़कें टूट जाती हैं, तो उसकी भी चिंता 8 तारीख को जब हम सरकार बनाएंगे, 9 तारीख से वो भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी हम मजबूती से अपना काम करेंगे। आपने रोजगार की बात करी, रोजगार कार्यालय 750 करीबन रोजगार कार्यालय है हरियाणा के अंदर, लेकिन रोजगार कार्यालय के थ्रू भर्ती तो नहीं हो रही, कारण क्या है? देखो, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से पहली बार तो ये हुआ कि 1,40,000 नौकरियां हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी। इससे पहले चाहे हमारे चौटाला साहब थे वो भी जेल जा चुके, चाहे हमारे हुड्डा साहब थे, चाहे किसी भी 1966 जब से हरियाणा आज़ाद हुआ, किसी भी चाहे पार्टी की सरकार रही, हमेशा नौकरियां कैसे मिली? या तो आपने किला बेचा, या अपने घर बेचा, या अपनी माँ के गहने बेचे, या फिर आप किसी ना किसी बड़े नेता के पैरों में लेटे। तो उसके बिना हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी नहीं मिलती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने ये इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने सबका विरोध भी झेला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने निर्णय लिया कि पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ हरियाणा में नौकरियां मिलेंगी। 1,40,000 नौकरियां जो हैं हरियाणा सरकार ने दी, लेकिन और उसके बाद भी जो 20,000 दी वो भर्ती रोको गैंग जिन्होंने वो नौकरियां बीच में रुकवा दी। सवाल आपको पूछना चाहिए भर्ती रोको गैंग से कि जो नौकरियां हमारी सरकार ने दे भी दी उसमें भी उन्होंने अड़ंगा लगा दिया और उन नौकरियों को रोक दिया। तो हमारी सरकार पहली बात ट्रांसपेरेंसी से नौकरी देती है। दूसरी बात, ये हम सबको पता है कि अगर आप कोई झूठा वादा करके आते हो, आज हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठा वादा करके उन्होंने सरकार तो बना ली कि हम सभी को पेंशन देंगे, पैसे थे नहीं आपके पास पेंशन देने के लिए, लेकिन आपने झूठा वादा किया, सरकार बना दी। आज वहां की सरकार भी कंगाल हो गई और एक एक हिमाचल प्रदेश का वासी जो है खून के आंसू रो रहा है। तो ये आप सबको पता है कि हरियाणा सरकार हो चाहे भारत की सरकार है, एक सीमित संख्या को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उसके बाद कैसे युवा रोजगार अपना खुद खड़ा करें, चाहे वो MSME है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया है, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया है, चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे वो कौशल रोजगार है, हर एक आयाम कि कैसे मैं खुद एंटरप्रेनर बनूं, कैसे मैं नौकरी देने वाली बनूं, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करने वाली बनूं। चाहे विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश करवाने की चिंता करनी हो, चाहे मोबाइल की फैक्ट्रियां लगवानी हो, चाहे रक्षा उपकरणों की फैक्ट्रियां लगवानी हो, ये सारे के सारे आयाम केवल इसीलिए भारत में खड़े करे जा रहे हैं कि भारत के युवाओं को नौकरी मिले, भारत के युवा खुद रोजगार खड़ा करें और लोगों को रोजगार दें। तो ये है मकसद, क्योंकि ये आपको भी पता है और हम सबको पता है कि हरियाणा हो चाहे भारत हो, हर युवा को नौकरी सरकार नहीं दे सकती। हमें रोजगार कैसे खड़े होंगे उसकी चिंता करने के लिए पूरी की पूरी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। जबकि पहले कितने रक्षा उपकरण
हम इंपोर्ट करते थे, आज कितने रक्षा उपकरण हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप देखिए। जब भी कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है, आज हमने खरखोदा में कितनी बड़ी मारुति की फैक्ट्री लगाई है, तो उससे आसपास के युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मैं ये पूछ रहा था कि रोजगार कार्यालय के थ्रू रोजगार कार्यालय के थ्रू जो सिस्टम है उससे लगी रही है लगातार नौकरियां। 1,40,000 नौकरियां हमने दी है, और जितने भी रिक्त पद हैं वो जैसे ही 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, उनको भी हम सिस्टम के साथ भरने की चिंता तुरंत प्रभाव से करेंगे। अर्चना जी, आपने कहा कि बिना खर्चे बिना पर्चे जो है नौकरियां मिलती हैं, लेकिन 2 जगह आपकी नेता थे देवेंद्र कात्यान, वो आरोप लगा रहे हैं, राजीव जैन ने आरोप लगाए कि जो टिकटें हैं उसमें पैसे का लेन देन हुआ। भाई देखो, अब बहुत ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता हैं, ठीक है, लेकिन मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। भाई राजीव जैन जी ने कल ही पर्चा उठा लिया और वो वापस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं, और भाई देवेंद्र कात्यान का थोड़े से दिन में दिखा देंगे हम, तो इसलिए मैं कुछ भी कमेंट ना करूं इस विषय के बारे में तो ज्यादा होगा। कुछ चीजें होती हैं कि चुनावी रणनीति के माध्यम से हर आदमी को अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है, तो इसके बारे में अगर नो कमेंट्स रहे, सिर्फ मैं आपको यही प्रार्थना करूंगी, वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए। 8 अक्टूबर को नजारा आपके सामने भूपेंद्र होगा। सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है और लगातार अलग भाई साहब ऐसे है, अगर ऐसे अपने आप को नहीं बेचेंगे तो कैसे चलेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है भूपेंद्र हुड्डा जी से कि क्या आपकी पार्टी में इतने वर्षों तक कांग्रेस का केंद्र में भी और प्रदेश में राज रहा, क्या दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में नहीं है? क्या बहन शैलजा, जो एक दलित परिवार से भी है, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष भी किया, उनके लिए उनका कोई दायित्व नहीं बनता दलितों के लिए? क्या राज्यसभा की टिकट दिलवानी हो तो दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक से लोकसभा लड़वानी हो तो दीपेंद्र हुड्डा, आज पूरे हरियाणा में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, सोनिया गांधी की इतनी सी फोटो, राहुल गांधी की इतनी सी फोटो, प्रदेश अध्यक्ष की इतनी सी फोटो, ये इतने बड़े बड़े नेता तो छोटी छोटी बिंदी। आज मैं पूछना चाहती हूँ, दीपेंद्र हुड्डा के पास कौन सा पद है जो उनके इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी सी फोटो, प्रदेश अध्यक्ष की इतनी सी फोटो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की इतनी सी फोटो, चमक कौन रहा है? केवल दीपेंद्र हुड्डा। तो ये तो खाली बापू बेटे की पार्टी है, और अपने बेटे के सुनहरे विकास के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए वो कहते हैं हम हुड्डा की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो बाकी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारा भविष्य क्या है। किरण चौधरी को उन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया, और बहन किरण को भी भाजपा का दामन थामना पड़ा, और देख लेना शैलजा जी को भी वो कैसे खून के आंसू रुलाएंगे। हो सकता है कहीं उनको भी हमारा ही दामन न थामना पड़ जाए। आपकी पार्टी में योग्यता के हिसाब से काम किए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं से ही बनी हुई पार्टी है। हमारे ही यहाँ पर एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक गरीब किसान का पिछड़े वर्ग से आया हुआ साधारण कार्यकर्ता जिसने एक बूथ अध्यक्ष से अपनी जिंदगी शुरू करी और वो मुख्यमंत्री बना। लेकिन कांग्रेस में ऐसे हो सकता है क्या? कांग्रेस में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो पीछे क्या लगा होना चाहिए? हुड्डा। और अगर आपको केंद्र में कुछ बनना हो तो आपके पीछे क्या लगा होना चाहिए? गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पीछे सैनी लगा होना चाहिए। अब पहले वो भी हमारे कार्यकर्ता थे गरीब परिवार से, मनोहर लाल खट्टर जी। आज जो है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो भी हमारे कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ताओं द्वारा बनाई गई, कार्यकर्ता आधारित, कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई हुई ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। गोहाना में जो बहुत सारे नेता थे जिनको टिकट दी जा सकती थी, बाहर से लाकर जो है बाहर से लाकर कैसे कह सकते हैं आप?
2 बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रोहतक से चुनाव लड़ा। जो व्यक्ति 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गया, आज हम कैसे कह सकते हैं कि उसको बाहर से लाकर चुनाव लड़ाया गया? अब कार्यकर्ता कोई आरोप लगा रहा है। देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं की मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी इस, जो मैं कह रही हूँ, ये ऐसे भी कुछ बहुत चंद कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो सेल्फ सेंटर्ड करके ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं। नहीं तो हमारी कार्यकर्ता का संस्कार क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संस्कार है कि मुझसे बड़ा मेरा दल और मेरे दल से भी बड़ा मेरा राष्ट्र। तो हमारा कार्यकर्ता अपनी चिंता ना करते हुए पार्टी की चिंता करता है, और जब पार्टी और देश की भी बात आती है तो पार्टी से भी छोड़कर वो देश की चिंता करता है। जो है आपके जो उम्मीदवार है उसको छोड़कर निर्दलीय के साथ काम कर रहा है, क्या उस पर क्या सब छोटी छोटी बातें वैसे क्या मैडम आपने